तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप सबका आज की इस क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। सारे के सारे बच्चे क्लास में आ जाइए। रोज की तरह आज हम फिर से जबरदस्त क्लास करने वाले हैं। पूरी मेहनत के साथ आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जो बच्चा इस क्लास को देख रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि इस क्लास के एंड में आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है 5 ईयर प्लान्स, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं। हम इस टॉपिक इस क्लास के एंड में कवर करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट अभी क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस क्लास के एंड में लास्ट के 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 5 ईयर प्लान्स के रहेंगे। तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको मैं एंड में एक टॉपिक कवर करवाऊंगा। तो नमस्कार, नमस्ते, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चे जल्दी से कूद कर आ जाइए, ठीक है भैया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चा क्लास के अंदर आ चुका है, एक बार सारे के सारे बच्चे हमारी क्लास को लाइक कर दो, अब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हमारे चैनल को, अपने परिवार को मेंबर बन जाओ अपने परिवार का, यानी कि रेलवे अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। और यह रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। यह रहा, इन चारों में से 2014 में 2014 में किसको नोबेल प्राइज मिला था? इन चारों में से 2014 में 2014 में किसको नोबेल प्राइज मिला था? राइट आंसर इज ए, कैलाश सत्यार्थी इज द करेक्ट आंसर। कैलाश सत्यार्थी, जो कि एक सोशल वर्कर है, इनको मिला था। राइट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, ये हमारे कैलाश साहब हैं जिनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, इनमें से कौन से प्लेनेट को रेड प्लेनेट कहा जाता है? इनमें से कौन से प्लेनेट को लाल ग्रह कहा जाता है? इनमें से कौन से प्लेनेट को लाल ग्रह कहा जाता है? इनमें से कौन से प्लेनेट को रेड प्लेनेट कहा जाता है? राइट आंसर इज मार्स। कहां है मार्स? मंगल। राइट आंसर इज डी, मंगल इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज मंगल इज दी करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर देखो, ये मार्स है। अगर आप ध्यान से देखो, मार्स की जो धरती है, यानी मार्स की जो मतलब दो धरती, जो उसकी सतह है, उसका सरफेस है, वहां पर आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। आयरन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसका रंग हमें लाल दिखता है। इसका रंग हमें लाल दिखेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। इन चारों में से किसको इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला है? और वो एक भारतीय है। सर, चारों नाम भारतीय हैं, बढ़िया भैया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के अंदर? बताइए मुझे क्या आंसर होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए। तो अगर हम बात करें, राइट आंसर इज अमर्त्य सेन इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज बी, अमर्त्य सेन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर इज बी। लेकिन 2 पॉइंट पढ़कर जाइएगा एक्स्ट्रा। 1998 में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। 2019 में अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला। भारत से 2 लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला है, एक अमर्त्य सेन और दूसरे अभिजीत बैनर्जी। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। अब यह बोल रहा है कि भारा चुक्की जलप्रपात, भारा चुक्की फॉल्स, जो कि एक वाटरफॉल है, इन चारों में से भारा चुक्की वाटरफॉल हमें कहां देखने को मिलता है? वेरी गुड। सर, बुक कहां से मिलेगी? मेरे भाई, बुक की बात हम सेशन के एंड में करेंगे। पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम लोग बुक की बात करेंगे। पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम लोग बुक की बात करेंगे। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भारा चुक्की फॉल्स आर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इन चारों में से कौन से राज्य में? राइट आंसर इज कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ए, कर्नाटका यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर इज ए। ये हमारे भारा चुक्की वाटरफॉल है, टूरिस्ट अट्रैक्शन इन कावेरी बेल्ट, कर्नाटका। यानी कि कौन सी नदी पर स्थित है भैया? सर, कावेरी नदी पर भारा चुक्की फॉल्स है, कर्नाटका में। ध्यान रखेंगे इस बात को। देख रहे हो कितना सुंदर है, कि देखकर ही मजा आ जाए इंसान को। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब अम्बेडकर साहब लंदन के अंदर पढ़ाई करने गए थे, जिस घर में वो रहते थे उस घर को अंबेडकर हाउस कहा जाता था। और भारत की एक सरकार ने, यानी भारत की एक राज्य सरकार ने उस घर को खरीद लिया। अब यह पूछ रहा है कि उस घर को किसने खरीदा है।
अब यह पूछ रहा है कि उस घर को इन चारों में से कौन सी गवर्नमेंट ने खरीदा है? लव फ्रॉम कर्नाटका, लव फ्रॉम अड्डा 24/7। हाँ जी, बताइए क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा अंबेडकर हाउस को परचेज किया गया, अंबेडकर हाउस को बाय किया गया। यह हमारे B.R. अंबेडकर साहब हैं, जिन्हें भारत के संविधान का जनक कहा जाता है, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जो भारत के पहले कानून मंत्री थे, जिन्होंने 3 बार यानी कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट को साइन किया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बायज अंबेडकर्स लंदन हाउस, 2015 की यह बात है। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में स्थित उस 3 मंजिले मकान को मुक्त कर दिया, यानी क्या कर दिया भैया? खरीद लिया, जहां भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब 120 के दशक में छात्र के रूप में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली जो आईसी चिप बनती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनती है। आईसी चिप क्या होता है? हमारे जो कंप्यूटर्स काम करते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, आपका एसी का रिमोट हो गया, मोबाइल हो गया, जो ये चीजें हमारी काम कर रही है इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा, आईसी चिप्स के द्वारा काम नहीं कर पाती। मान के चलो कि आईसी चिप इनको पावर प्रोवाइड करती है। अब दुनिया भर में आईसी चिप की बहुत ज्यादा डिमांड है। अब ये कह रहे हैं कि आईसी चिप इन चारों में से किसके द्वारा बनाई जाती है, किस मटेरियल को यूज करेंगे? राइट आंसर इज सिलिकॉन। सिलिकॉन को यूज करके आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को बनाया जाता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि आईआईटी मद्रास और इसरो के द्वारा, आईआईटी मद्रास और इसरो ISRO के द्वारा एक सेमीकंडक्टर चिप बनाई गई है, जिस चिप का नाम है शक्ति, जिस चिप का नाम है शक्ति। और ये जो हमारी इंटीग्रेटेड चिप होती है, सेमीकंडक्टर चिप होती है बेटा, ये सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग या आईसी इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग कई उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि आपके घरेलू उपकरण हो गए, आपके संचार के उपकरण हो गए, चिकित्सा के उपकरण हो गए। ये आपकी आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड चिप है। सेमीकंडक्टर चिप भी इसे कहते हैं, जो बनाई गई है किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास और इसरो के साथ मिलकर। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसरो की फुल फॉर्म बताएं कि क्या होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भैया, अगला क्वेश्चन करेंगे। लोकसभा की बैठक इन चारों में से किसके द्वारा समाप्त करी जा सकती है? मानो कि लोकसभा की सिटिंग है, आज लोकसभा लगाई गई, सारे मंत्री लोकसभा के अंदर बातें करने आए। लोकसभा की सिटिंग को एंड कैसे किया जाता है? सिंपल, यह क्वेश्चन है। हाउ इज द सिटिंग ऑफ लोकसभा टर्मिनेटेड? लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? लोकसभा की बैठक को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज बिल्कुल करेक्ट है। बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर है, इसरो इसका नाम है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो भैया, एडजर्नमेंट करके कर सकते हैं, डिसोल्यूशन करके कर सकते हैं, प्रोरोगेशन करके कर सकते हैं। एडजर्नमेंट किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, प्रोरोग और डिसोल्व करा जाता है राष्ट्रपति की। ध्यान रखना, इन तीनों में एक डिफरेंस है। लोकसभा की सिटिंग को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास है। लोकसभा के सेशन को एंड करने का अधिकार, यानी कि प्रोरोगेट करने का अधिकार, स्त्रावसान करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को डिसोल्व करने का अधिकार, विघटन करने का अधिकार लोकसभा में राष्ट्रपति के पास है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो राइट आंसर इज डी। लेकिन सर इसका मतलब क्या, जरा बताइए मुझे एक बार कि मतलब क्या होता है। एक होता है एडजर्नमेंट, यानी कि स्थगन, कि मानो एक दिन के लिए आज की सिटिंग को एंड कर दिया कि भैया आज की सिटिंग एंड कर रहे हैं। यह किया जाएगा लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, यह किया जाएगा लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। एडजर्नमेंट साइन डाई, यानी कि लोकसभा की सिटिंग को स्थगित कर दिया है, लेकिन कब तक स्थगित किया यह नहीं पता। एडजर्नमेंट एक दिन के लिए, एडजर्नमेंट साइन डाई, यानी कि अनिश्चित काल के लिए लोकसभा की सिटिंग को एंड कर दिया। इसके बाद डिसोल्यूशन, यानी कि लोकसभा को ही डिसोल्व कर दिया। लोकसभा को डिसोल्व करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगर लोकसभा को डिसोल्व कर दिया जाएगा तो नए इलेक्शन करवाए जाएंगे, अगला है प्रोरोगेशन, कि जो सेशन चल रहा है, जो सत्र चल रहा है, उस सेशन को ही एंड कर दिया।
जैसे कि मॉनसून सेशन होता है, जैसे कि हमारा विंटर सेशन होता है, जैसे कि हमारा बजट सेशन होता है। पूरे सेशन का एंड करेंगे तो प्रोरोगेशन से करेंगे। यह भी काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह भी काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आइए। इन चारों में से कौन सा डैम हमें कृष्णा नदी के किनारे नहीं बना है? इन चारों में से कौन सा डैम आपको कृष्णा नदी के किनारे नहीं है? ए, बी, सी या डी? मुझे तो इस क्वेश्चन के अंदर एक कमाल की बात यह लग रही है कि इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कृष्णा नदी के किनारे नहीं है। देखो ऐसा है, सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा के किनारे है, और हमारा बाखड़ा नंगल डैम ये सतलुज के किनारे है। तो इस क्वेश्चन में देखो, अलमट्टी डैम की बात करूं या मैं आपसे नागार्जुन सागर डैम की बात करूं तो ये तो मेरा कृष्णा पे हो जाएगा, लेकिन सी और डी ये दोनों ही हमारे कृष्णा पर स्थित नहीं है। तो सी एंड डी दोनों करेक्ट है। सी एंड डी हमारा दोनों करेक्ट, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसके बारे में और जानने का ट्राई करें तो मेरे सामने देखो इसका आंसर क्लियरली आ चुका है कि अलमट्टी डैम, नागार्जुन डैम ये दोनों कृष्णा पर हैं, जबकि सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर, बाखड़ा नंगल डैम सतलुज रिवर पर। तो सी और डी दोनों करेक्ट है। तो आप सी लगाओ, डी लगाओ, आपको एक नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। बोथ ठीक है, ऊपर के दोनों कृष्णा वाले हैं, ऊपर नीचे के दोनों कृष्णा वाले नहीं है। क्या आंसर है इसका? कृष्णा नदी की सबसे लार्जेस्ट सहायक नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? Which of the following is the largest tributary of river Krishna? Right answer is तुंगभद्रा। Right answer is तुंगभद्रा। जो आप देखोगे तुंगभद्रा एग्जाम में कई बार आ जाता है इसका बारे में। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। अब कृष्णा नदी की और कौन कौन सी सहायक नदी हैं? जैसे भीमा, घाट प्रभा, दूध गंगा, मुन्नेरू, पल्लेरू, तुंगभद्रा, ये सारी की सारी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। इन चारों में से किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई? इन चारों में से किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई? अगर आपको याद हो तो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समाप्त किया गया, एंड किया गया। 1923 में स्वराज पार्टी की या स्वराज दल की स्थापना करी गई। स्वराज पार्टी को स्टार्ट करने में दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर प्रेसिडेंट की बात करी जाए कि स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे, तो राइट आंसर है सीआर दास, चितरंजन दास। अगर बोला जाए कि भैया इसके सेक्रेटरी कौन थे, तो सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है? मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। राइट आंसर इज चितरंजन दास इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज बी। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करी जाए तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए राइट आंसर इज बी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। विश्व बैंक की स्थापना इन चारों में से किस साल में करी गई है? विश्व बैंक की स्थापना इन चारों में से किस साल में करी गई है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है, ध्यान रखिएगा। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। ध्यान रखिएगा बात को, एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। अगर हिंदी में लिखो तो कैसे लिखेंगे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन करवाया गया था, जिस सम्मेलन में दो संस्थाओं की स्थापना करी गई। एक वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी गई और एक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना करी गई। इन दोनों की स्थापना 1944 में होती है। तो करेक्ट आंसर इज 1944 इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड बैंक के टोटल 189 मेंबर्स हैं, आईएमएफ के टोटल 190 मेंबर्स हैं। इन दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इन दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ गए? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। अब ये क्या पूछ रहा है? अब ये पूछ रहा है कि
नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन यह भी आएगा कि इस समय वर्ल्ड बैंक के हेड का नाम क्या है या वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन का नाम क्या है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाएगा क्योंकि यह एक भारतीय मूल के व्यक्ति इस समय वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं। उनका नाम है अजय बांगा। उनका नाम है अजय बांगा। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी, राइट आंसर इज, सब जानते हो बेटा, कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज कलकत्ता। 1911 में जो दिल्ली दरबार लगाया गया था, 1911 में जो दिल्ली दरबार लगाया गया था, उसमें यह बोला गया था कि दिल्ली अब भारत की नई राजधानी होगी। तो अनाउंस किया गया 1911 में, अनाउंस किया गया 1911 में, और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। 1911 में अनाउंस किया गया था, 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। व्हाट इज रेन शैडो इफेक्ट रिलेटेड टू? वृष्टि छाया प्रभाव, इन चारों में से कौन सी वर्षा के साथ आप एसोसिएट करेंगे, कौन सी वर्षा से आप लोग रिलेट करेंगे? क्या बोल रहा है? रेन शैडो। देखो दो चीजें होती है, एक होता है रेनफेड एरिया, एक होता है रेन शेड एरिया। जहां बारिश होती है वो रेनफेड एरिया, जहां बारिश नहीं होती है वो रेन शेडो एरिया। सर इसका मतलब क्या है? आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या, ध्यान रखिएगा। देखो थोड़ा सा इसको समझने का ट्राई करेंगे। मानो कि यहां पर क्या है, यहां पर हमारा एक नदी है। यहां पर हमारी क्या है बेटा? यहां पर मानो कि हमारी एक नदी का पानी है, या यहां पर हमारी क्या है? यहां पर हमारी एक वाटर बॉडी है। ठीक है, इस वाटर बॉडी के अंदर पानी है। ठीक है, इस वाटर बॉडी के अंदर पानी है। राइट, बिल्कुल बढ़िया सर, आप बता रहे हैं वाटर बॉडी के अंदर पानी है, बहुत अच्छी बात है, और क्या ही होगा, है ना। तो मानो कि वाटर बॉडी के अंदर पानी है और यहां पर कहीं आपके पहाड़ बने हुए हैं, यहां पर कहीं आपके पहाड़ बने हुए हैं, यहां पर आपका ये ऊपर सूरज चमक रहा है, सन चमक रहा है, यहां पर आपके इसके अंदर क्लाउड्स बन रहे हैं, यहां पर ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं, यहां से आपका वाष्पीकरण हो रहा है, और इन क्लाउड्स के अंदर मॉइस्चर है, इस क्लाउड के अंदर पानी है। क्या बेटा? क्लाउड के अंदर मॉइस्चर है, क्लाउड के अंदर पानी है। जैसे ही विंड मूवमेंट होगी, हवा चलेगी, हवा, इस हवा के चलने से जैसे ही ये बादल यहां तक पहुंचेंगे, और बादल यहां पर पहुंच के क्या करेंगे? बादल यहां पर पहुंच के इससे टकराएंगे और यहां पर हो जाएगी बारिश। क्या हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी बारिश। तो पहाड़ के जिस एरिया के अंदर बारिश हो जाएगी उस एरिया को कहते हैं रेन फेड एरिया। उस एरिया को कहते हैं रेन फेड एरिया, जहां बारिश हो रही है। और जहां पर बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि जब ये बादल, हवा यहां से आगे जाएगी तो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, तो यहां पर बारिश नहीं होगी। इसको बोलेंगे रेन शैडो एरिया। इसको बोलेंगे रेन शैडो एरिया, यानी कि जहां बारिश हो जाएगी वो रेन फेड एरिया, जहां बारिश नहीं होगी वो रेन शैडो एरिया। तो पर्वतीय वर्षा के साथ क्या करा भैया? पर्वतीय वर्षा के साथ ये जुड़ा हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन पर दोबारा लौट कर जाएं तो मेरा आंसर बहुत सिंपल होगा। राइट आंसर इज माउंटेन रेन या पर्वतीय वर्षा इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज डी, है ना भैया। कह रहे लियोनार्डो साहब की पेंटिंग, अरे मेरे को पेंटिंग पर मत जज करो, है ना, तुम मेरे पढ़ाने के कॉन्सेप्ट पे जज करो। ड्राइंग अच्छी हो या ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट रटवा दूंगा, दिमाग में घुसा दूंगा, एग्जाम में नहीं भूलोगे, है ना भैया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चे। हमारा यहां पर आएगा 14th क्वेश्चन। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि खारदुंगला पास इन चारों में से कौन से राज्य में है या कौन सी यूनियन टेरिटरी में है? राज्य में होगा, यूनियन टेरिटरी में होगा। राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। खारदुंगला पास जम्मू कश्मीर में है। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, सार्क साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर एशियन रीजनल कोऑपरेशन। हाँ ठीक है, सार्क का हमारा ये हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सार्क का हमारा पहला प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? सार्क का पहला प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, कहां पर हुआ था पहला सम्मेलन? देखो ये आपसे हेडक्वार्टर नहीं पूछ रहा, ये आपसे पहला सम्मेलन पूछ रहा है सार्क का। तो राइट आंसर इज ढाका। क्या होगा भैया? राइट आंसर इज ढाका इज द करेक्ट आंसर। देखो यहां पर जरा आगे आएंगे एक बार हम। सार्क की स्थापना 1985, मतलब सार्क का जो पहला
आप सेशन मान लो, जब स्थापना हुई तो ढाका में हुई, लेकिन सार्क का हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। सार्क का हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। सार्क में पहले 7 मेंबर थे, लेकिन अभी 8 मेंबर हैं। अफगानिस्तान इसका बिल्कुल लेटेस्ट मेंबर है। क्या भैया? अफगानिस्तान इसका बिल्कुल लेटेस्ट मेंबर है, लेटेस्ट। समझ गए? हेडक्वार्टर काठमांडू में है। समझ गए? ध्यान रखेंगे इस बात को। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर बोल रहा हूं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ध्यान रखेंगे बात को। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आइए। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का लीडर कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है, यह पूछ रहा है। क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज, जो भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा, जो भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा वही लोकसभा का नेता होगा। देखो, लोकसभा के अंदर अगर हम ध्यान दें, हम जो लोकसभा के एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं, है ना, वो जो पार्टी जीतती है वो पार्टी अपने नेता को चूज करती है और वही लीडर भारत का पीएम बनता है। तो इसीलिए लोकसभा का नेता भी पीएम होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि इन चारों में से किसके द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा विकसित या विकासित गांव की एक स्कीम की योजना यानी कि स्टार्ट करी गई है। यह हमारा करंट अफेयर्स है। यह रिसेंटली एक योजना स्टार्ट करी गई है, इसको विकसित गांव स्कीम कहेंगे। लिखा उस लैंग्वेज में है जिसको विकसित प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन यह पूछ रहा है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपको मैं दिखा देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। उड़ीसा की सरकार के द्वारा यह विकसित गांव योजना को विलेज डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है? विलेज डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इज बी। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी के द्वारा, मिस्टर मोहन चरण मांझी के द्वारा उड़ीसा के जो सीएम है उन्होंने स्कीम को लॉन्च किया है, विच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। राइट आंसर इज बी। लोकसभा का अगर कोई मेंबर है, लोकसभा का अगर कोई मेंबर है और वो रिजाइन करना चाहता है तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा? लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देगा? राइट आंसर इज लोकसभा के स्पीकर को देगा। लोकसभा के स्पीकर को देगा। राइट आंसर इज सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आपके कोर इकोनॉमिक्स का है। जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर सारे के सारे बच्चे करेक्ट दें। ये क्वेश्चन कोर इकोनॉमिक्स का है। हां जी, बिल्कुल सही लिख रहे हो बेटा कि हमारे उड़ीसा के सीएम मोहन साहब। सर जी एक सेकंड, बच्चा कुछ कमेंट कर रहा है। सर जी कैन आई बाय बुक ऑन 16 प्लीज? सर जी कैन आई बाय बुक ऑन 16? अरे कैसी बातें कर रहा है भाई, बुक आ चुकी है तो बुक आज बाय कर या 16 को बाय कर, भाई तेरी मर्जी है, मुझे उससे क्या दिक्कत है ना। मेरे को उससे क्या दिक्कत है भाई। आपको जब लगे कि आपने बाय करनी है आप बाय कर लेना। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बहुत सिंपल आपको बताता हूं मैं, कि सिर्फ 149 की हमारी बुक आई है जीके जीएस की, सिर्फ 149 की हमारी बुक आई है, ठीक है। तो मैं तो नहीं मान पाऊंगा कि 149 आज नहीं है और 16 तारीख को 149 रुपीज आ जाएंगे। मेरा तो यह मानना बड़ी मतलब वैसे है कि पता नहीं कैसी बात कर रहे हो आप। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट, क्या लिखा है? प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स, यानी कि जो रेजिडेंट्स हैं। अब रेजिडेंट इंडिया के अंदर भी हो सकता है ना, कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। अब यहां पर क्या बोल गया? रेजिडेंट बोल गया है कि उस देश के जो लोग हैं, उस देश की जो नेशनैलिटी है ना। अगर मैं यहां पर रेजिडेंट की बात कर रहा हूं तो जीडीपी कब आता? अगर लिखा होता कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। क्या बोल रहा है? कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, तो जीडीपी होता। लेकिन अब क्या होगा? अब यहां पर होगा ग्रोस नेशनल इनकम। क्या होगा बेटा?
अब होगा ग्रोस नेशनल इनकम, क्योंकि यहां पर रेजिडेंट की बात करी गई है ना, तो भैया अगर भारत के नागरिक हैं, अगर वो बाहर भी रहते हैं तो भी इसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है? राष्ट्रीय आय का और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया जाएगा। देखो, एक है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इस ऑफिस के द्वारा या इस संस्था के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन यह आता है कि सीएसओ कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में। यह आएगा मोसपी में, MOSPI। इस मिनिस्ट्री के अंदर सीएसओ करके एक डिपार्टमेंट है, यह मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट, इन चारों में से भारत के किस सेक्टर में, कह रहा है कि आज ही ऑर्डर करूंगा। मेरे भाई तेरी मर्जी है अपनी, तुमने मुझे कहा कि बुक निकाल दो, मैंने बुक निकाल दी। तुमने मुझे कहा कि बैच लॉन्च कर दो, मैंने आपसे 2 बार पैसे नहीं लिए, मैंने बुक के अंदर ही आपको बैच दे दिया है ना। जितना मैं कर सकता हूं भाई उतना कर दूंगा, जितना मेरे बस में है, जितना मेरा लेवल, जितनी मेरी औकात है ना, क्योंकि सारी बातें मेरी नहीं मानी जाती है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि देखो बुक छपेगी भी सही, बुक की कॉस्ट भी आएगी, बुक घर पहुंचे के भी, पेपर का पैसा होता है, इंक का पैसा होता है, जो टीम बना रही है उसका पैसा होता है, तब भी उन सबको जोड़कर भी एक बुक आपकी बहुत अफोर्डेबल फीस के अंदर लॉन्च करी गई है। उसी फीस के अंदर, क्योंकि बैच ऑनलाइन है, मैंने अपनी मैनेजमेंट से लड़ाई करके आपके लिए बैच भी फ्री करा दिया है कि शुरू की 10,000 बुक्स के लिए बैच फ्री है। इस जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं कर दूंगा, यह मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर। हमारे भारत के एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। राइट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट, हमने इन चारों में से कौन से देश से इमरजेंसी प्रोविजंस को बोरो किया? एक क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आ रहा है कि इमरजेंसी के आर्टिकल क्या होते हैं? 352, 356 और 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 आपका प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इसके साथ अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं तो हमने पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन की बात करी है भारत के संविधान में। जर्मनी के संविधान से हमने इमरजेंसी प्रोविजन को लिया। जर्मनी के संविधान से हमने इमरजेंसी प्रोविजन को लिया। जिन बच्चों को बुक लेनी है, क्लास के एंड में आई विल डिस्कस अबाउट द बुक, तो प्लीज बेटा अभी पढ़ लो। बुक कहां से मिलेगी, कितने की है, सब बता दूंगा, है ना। चलो, राइट आंसर इज ए, जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। इन चारों में से कंकरेंट लिस्ट कहां से बोरो करी गई है? सर बहुत आसान क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी 3-4 बार कर चुके हैं, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से हमने बोरो करी है। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से हमने बोरो करी है। मुझे अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप में से किस किस ने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया था और अगले महीने आप में से किस किस का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है। जिसका है वो कमेंट में एक बार आरपीएफ लिखे कि आप में से किस किस का अगले महीने आरपीएफ का एग्जाम है। बताइए जरा मुझे एक बार, है कोई ऐसा कि सर हमारा एग्जाम है अगले महीने आरपीएफ का? तो कोई है ऐसा आप में से? आरपीएफ नहीं किए थे, आपका है, आपका है, आपका है, आपका है, वेरी गुड। तो बहुत जल्दी मैं, हमारी पूरी टीम मिलकर आरपीएफ के लिए मैराथन स्टार्ट करने वाली है। जब भी मैराथन स्टार्ट होंगी, आप चाहे आरपीएफ की पढ़ाई कर रहे हो, एनटीपीसी की पढ़ाई कर रहे हो, ग्रुप डी की पढ़ाई कर रहे हो, आरपीएफ की मैराथन को जरूर देखिएगा। आरपीएफ की मैराथन को जरूर देखिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी के अंदर भी आएंगे, है ना। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करेंगे। अभी हम मुझसे पूछ रहे हैं कि तडोबा नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पाया जाता है? तडोबा नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पाया जाएगा? तडोबा, TADOBA, तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र के अंदर पाया जाएगा।
राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग इन चारों में से कहां पाई जाती है? दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इन चारों में से कहां पाई जाएगी? दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है। इन चारों में से राइट आंसर इज बुर्ज खलीफा इज द करेक्ट आंसर, जो कि बेटा कहां है? जो कि आपके दुबई में है। बुर्ज खलीफा सबसे नंबर 1 दुबई में, शंघाई टावर चाइना में, मक्का रॉयल क्लॉक टावर मक्का सऊदी अरेबिया में, एंड देन सो ऑन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। अभी हम उससे पूछ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पंपास के घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? पंपास के घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पंपास के घास के मैदान, पंपास के घास के मैदान कहां पाए जाएंगे? सर पाए जाएंगे अर्जेंटीना में, क्योंकि ये साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं और साउथ अमेरिका की यहां पर एक ही कंट्री है विच इज अर्जेंटीना। तो राइट आंसर इज बी। लेकिन क्या बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। स्टेपीज नाम के ग्रासलैंड्स घास के मैदान यूरोप के अंदर, पुस्ता नाम के हंगरी में, प्रेरी नाम के नॉर्थ अमेरिका में, पंपाज नाम के अर्जेंटीना में, वेल्स नाम के साउथ अफ्रीका में, डाउन्स नाम के ऑस्ट्रेलिया में, कैटनबरी नाम के न्यूजीलैंड में, सवाना अफ्रीका, लानोस वेनेजुएला। ये सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं साइड में हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए 1 2 3 4 5, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेशनल कमीशन, ये देखो करंट अफेयर का दोबारा से क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले नेशनल कमीशन फॉर सरकारी कर्मचारी के लिए जो उनका समय काल है, टेन्योर को बढ़ाया गया 3 साल के लिए। उनके टेन्योर को बढ़ाया गया है। क्या किया गया? उनके टेन्योर को इंक्रीज किया गया। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री कौन सी होगी NCSF के लिए। राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। राइट आंसर इज ए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर यह नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी फॉर्म करी गई थी, जिसके 3 साल को अभी इंक्रीज कर दिया गया, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कैबिनेट एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ द सफाई कर्मचारी कमीशन बाय 3 इयर्स। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। इन चारों में से 3 में से कौन सी क्रिकेट की गेंद है, यानी कि क्रिकेट की गेम इन तीनों में से कौन सी कंपनी के बॉल से खेली जाती है? कुकाबुरा, ड्यूक या एसजी? देखो इसमें बहुत सिंपल बताता हूं मैं, इसमें क्या रहेगा। कुकाबुरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो गेम्स होती हैं वो कुकाबुरा की बॉल से होती हैं। इंग्लैंड में जो गेम होती हैं, मतलब क्रिकेट की गेम होती है, वो ड्यूक से होती है। इंडिया में जो क्रिकेट की गेम होती है बेटा वो एसजी की बॉल से होती है। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। देखो ये हमारी क्रिकेट की बॉल है, ये हमारी एसजी की बॉल है। तो ड्यूक से इंग्लैंड में, आयरलैंड में, वेस्ट इंडीज में खेला जाता है। एसजी की बॉल से इंडिया के अंदर खेला जाता है। कुकाबोरा की बॉल से ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाता है। कुकाबूरा स्पोर्ट्स कंपनी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की है। एसजी क्रिकेट आर मेड इन इंडिया बाय द कंपनी नेम सांस्परेल्स ग्रीनलैंड्स, जो कि दुनिया भर की सबसे बड़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें हमें सभी मौसम देखने को मिलते हैं? यह क्वेश्चन हमारे से किसके बारे में बात कर रहा है? यह क्वेश्चन हमारे से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात कर रहा है कि हमारी धरती के सबसे नियरेस्ट एटमॉस्फेयर की लेयर कौन सी होती है। धरती की सबसे नियरेस्ट एटमॉस्फेयर की लेयर कौन सी होती है? राइट आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। राइट आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। अगर मैं लेयर का निर्माण करूं, अगर मैं लेयर्स को बनाऊं, तो सबसे नीचे कौन सी आएगी? सबसे नीचे आएगी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर आएगी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर आएगी मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर से ऊपर आएगी
थर्मोस्फेयर, जिसको आइनोस्फेयर भी कहा जाता है। इसके ऊपर आएगी एक्सोस्फेयर, जो जाकर स्पेस से मिल जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। मेसोस्फेयर, सबसे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है या सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो राइट आंसर इज मेसोस्फेयर। सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन सी है, यानी कि सबसे गर्म परत कौन सी है, तो आपका आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर आ जाएगा। थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर के अंदर आपको जितने भी सैटेलाइट्स हैं, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन वाले जो सैटेलाइट्स हैं, वो सारे आपको थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर में दिखेंगे, क्योंकि थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर के अंदर हमें रेडियो वेव्स के सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। किसके भैया? रेडियो वेव्स के सिग्नल हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सारी बातों को। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आईने अकबरी, अकबर की बायोग्राफी। देखो, अगर आपके बारे में कोई और लिखेगा तो हो जाती है बायोग्राफी। अगर अपने बारे में खुद लिख रहे हो तो हो जाएगी ऑटोबायोग्राफी। कि मानो कि मैं 50-60 साल बहुत सारे पैसे कमाने के बाद, बहुत सारे बच्चों को पास कराने के बाद, अगर अपनी बारे में एक बुक खुद लिख दूं कि मैंने अपनी जिंदगी में ये किया है, तो वो होगी ऑटोबायोग्राफी। अगर मेरे बारे में कोई और लिखे तो वो होगी बायोग्राफी। तो राइट आंसर इज अबुल फजल इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज सी, अबुल फजल इज द करेक्ट आंसर। अपतानी जनजातियां इन चारों में से कहां पाई जाती हैं? अपतानी जनजातियां, अपतानी ट्राइब, इन चारों में से कहां पाई जाएगी? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दो। क्या बोल रहा है? अपतानी आर ट्राइब्स फाउंड इन, राइट आंसर इज, कहीं दिया है अरुणाचल, यही दिया। राइट आंसर इज डी, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज डी। देखो, अपतानी जनजातियां भारत के अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में, कहां पर? जीरो वैली में, यानी कि जीरो घाटी के अंदर पाई जाती हैं। यह एक जातीय समूह है जो कि अपनी संस्कृति और पारंपरिक परिस्थितिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके बाद 34th क्वेश्चन, हाउ इज अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज स्टार्टेड? एक ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना करने का अधिकार इन चारों में से किसके अंदर दिया गया है? ऑल इंडिया सर्विसेज स्टार्ट करने का अधिकार इन चारों में से किसके अंदर दिया गया है? राइट आंसर इज आर्टिकल 312 के अंदर। राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि आप ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण कर सकते हो। अभी ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है। एक है आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक है आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, एक है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जंगल वाली। इंडियन फॉरेन सर्विसेज यानी कि विदेश वाली सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आती है, इंडियन पुलिस सर्विसेज आती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आती है। इसके लिए यूपीएससी के द्वारा हर साल सिविल सर्विसेज एग्जाम भी करवाया जाता है। राइट आंसर इज सी। 35th क्वेश्चन, व्हेन वाज द शिमला एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को एक अलग देश बनाने के बाद शिमला एग्रीमेंट इन चारों में से किस डेट पर साइन किया गया? इन चारों में से किस डेट पर साइन किया गया? राइट आंसर इज 2 जुलाई 1972 इज द करेक्ट आंसर। 2 जुलाई 1972 इज द करेक्ट आंसर। आज हम इस क्लास के अंदर कुछ अलग काम करने वाले हैं। हमने इस क्लास के अंदर आज 35 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करे हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं, बता देता हूं मैं। छोटी सी बात यह है कि इस क्लास के बाद अभी 1 मिनट के बाद मैं एक क्लास आपके लिए और लूंगा, जो हमारा 1 टॉपिक सीरीज की क्लास रहेगी, जो हमारी 1 टॉपिक सीरीज की क्लास रहेगी। इसके अंदर आपको मैं एक टॉपिक करवाने वाला हूं। टॉपिक का नाम है 5 ईयर प्लान्स। आपने कहीं नहीं जाना। जैसे अभी आप रेलवे अड्डा के चैनल पर हो, जैसे अभी आप
रेलवे अड्डा के चैनल पर हो, आपने कुछ नहीं करना, आपने इसी चैनल पर रहना है, आपने इसी चैनल पर रहना है। आपने यहां पर जैसे आप अभी रेलवे अड्डा 24/7 के चैनल पर आप लोग अभी हो, ठीक है। रेलवे अड्डा, कहां गलत लिख दिया मैंने, अच्छा क्यड्डा कर दिया, क्यड्डा मैंने। रेलवे अड्डा 24/7 के चैनल पर अभी आप लोग हो, आपकी ये क्लास चल रही है। जैसे हमारी ये क्लास चल रही है, इस क्लास के जस्ट बाद हमारा एक सेशन आपको बताया था मैं। जैसे आप हमारा चैनल ओपन करोगे ये वाला, तो हमारी एक तो क्लास चल रही है ये वाली, इस क्लास के जस्ट बाद हमारा एक ये सेशन लगा हुआ है। मैं इस क्लास के जस्ट बाद ये सेशन करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे इस सेशन में आएंगे। आज मैं आपको रेलवे के सारे एग्जाम के लिए वन टॉपिक सीरीज में 5 ईयर प्लान्स कवर कराने वाला हूं। तो सारे के सारे बच्चे जो जो अभी इस क्लास के अंदर हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स कूद जाइए, इस सेशन पर चले जाइए। यह सेशन आपका सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अभी इस क्लास के अंदर 35 क्वेश्चन करेंगे और 20 क्वेश्चन कराऊंगा वन टॉपिक सीरीज में 5 ईयर प्लान में। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट अभी इस क्लास के बाद यहां चले जाएं, और आप में से जो जो बच्चा ये बुक लेना चाहता, आप ये बुक ले सकते हो। रेलवे जो बच्चा ये बुक लेना चाहता है भैया, ये बुक आपको 149 रुपीज की मिल रही है। ये बुक आप एप्लीकेशन से ले सकते हो, ये बुक आप वेबसाइट से ले सकते हो। इस बुक के साथ आपका एक जीके जीएस का कैप्सूल बैच फ्री है, इकोनॉमिक्स की रिकॉर्डेड बैच फ्री है, टेस्ट सीरीज फ्री है, 3000 क्वेश्चन की पीडीएफ फ्री है। आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर ये बुक ले सकते हो। ये बुक की फीस सिर्फ 149 रुपीज की है। जिन बच्चों ने बुक ले ली है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं ली है सारे बच्चे फटाफट से 5 ईयर प्लान्स पंचवर्षीय योजना के सेशन में चले जाओ। आज हम एक टॉपिक कवर कर लेंगे और रोज ऐसे हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये बुक कहां से मिलेगी? ये बुक को मिलना भैया बहुत आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन सारे बच्चे पहले यहां पहुंच जाओ, सारे बच्चे चले जाओ वेटिंग में। मैं 2 मिनट के अंदर सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों को जरा बता दूं कि बुक कहां मिलने वाली है। आपने कुछ नहीं करना बेटा, आपने वेबसाइट पर जाना है। यहां पर आप जाएंगे, रेलवे कैटेगरी में जाएंगे, यहां पर आप जाएंगे ग्रुप डी में, एनटीपीसी कहीं चले जाइएगा। सबसे नीचे आपको यहां बुक दिख जाएगी, जो बुक चाहिए उस पर क्लिक करना। बुक पर क्लिक करोगे, बाय नाउ पर जाना, आपको बुक 149 की ही मिल जाएगी। जो बच्चा ये बुक लेगा, जो बच्चा बुक के लिए एनरोलमेंट कर लेगा अभी, उसको जीके का एक बैच फ्री मिल रहा है, इकोनॉमिक्स का एक रिकॉर्डेड बैच फ्री मिल रहा है, टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, और आपको 3000 क्वेश्चंस की ई बुक फ्री मिल रही है। सिर्फ आपने 149 बुक के देने हैं। 7 से लेकर 8 दिन के अंदर बुक आपके घर पे आ जाएगी। और अगर 3000 क्वेश्चन ये वाले सोल्व कर लिए तो फिर एग्जाम के अंदर बल्ले ही बल्ले। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आज के लिए भैया इतना ही। लेकिन सारे के सारे स्टूडेंट मेरे कहने पे कहां चलेंगे? हम चलेंगे इस सेशन में 5 ईयर प्लान के। सब बच्चे यहां पहुंच जाओ। मैं आपके साथ अभी 2 मिनट के अंदर यह सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है ना। सारे स्टूडेंट जल्दी से यहां पहुंच जाइए। अभी के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।